नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर है गाजा के अल शिफा अस्पताल से जुड़ी हुई। हमास का दावा यह है कि अल शिफा अस्पताल पर इजराइल की सेना का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। हमास का तो यहां तक कहना है कि आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल को सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल ने अस्पताल को सैन्य बैरक में तब्दील कर दिया है। इजराइल कई बार यह आरोप लगा चुका है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल यानी कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और इसी अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के कई लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ जमीनी जंग और ज्यादा तेज कर दी है। इजराइल की सेना गाजा पर जल, थल और आसमान से चौतरफा हमले कर रही है। और इजरायली सेना के कमांडो उत्तरी गाजा में काफी अंदर तक घुस गए हैं और हमास आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया। उत्तरी गाजा के अल शती कैंप पर जमीनी ऑपरेशन में आईडीएफ के कमांडो ने हमास के तमाम आतंकवादियों को ढेर कर दिया। छापेमारी के दौरान कमांडो बलों ने हवा, समुद्र और जमीन से 54 सटीक हमलों को अंजाम दिया, जिसमें आतंकवादी संगठन हमास के कई आतंकवादी मारे गए। साथ ही हमास के कई सैन्य ठिकाने और सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। इजरायल और हमास के बीच जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उत्तरी गाजा का इंडोनेशियाई अस्पताल ठप हो चुका है, यानी कि अस्पताल में कोई कामकाज अब नहीं हो पा रहा। अस्पताल में सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। इसका दावा इंडोनेशियाई अस्पताल के डायरेक्टर ने खुद किया है। उनका दावा यह है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद पड़ा है, वहां कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और सभी सेवाएं बंद हो चुकी हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अस्पताल का मुख्य जनरेटर बंद हो गया है और अब दावा यह है कि सेवाएं सारी इस अस्पताल में बंद हो चुकी है, कोई भी काम हो नहीं पा रहा। और इधर गाजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि अस्पताल में तलाशी के दौरान हमास से जुड़े कई अहम सबूत पाए गए। और इजरायली रक्षा मंत्री का दावा है कि हॉस्पिटल कैंपस में भारी मात्रा में राइफल और जैकेट बरामद हुई, जिसकी तस्वीरें जारी की गई। उन्होंने बताया कि हमास के कमांड मुख्यालय का तो कोई सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन आतंकी अस्पताल के नीचे सुरंगों से काम कर रहे थे। גם בתוך בית החולים שיפא יש ממצאים משמעותיים, הפעולה נמשכת והיא נעשית בצורה מדויקת। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि इजरायली सैनिकों ने अस्पताल से शवों को ही हटा दिया। बड़ी खबर एक और, इजरायल और हमास की जंग से जुड़ी हुई। इजरायल का अब दावा यह है कि उत्तरी गाजा में उसकी सेना हमास के मिलिट्री सिस्टम के बहुत करीब पहुंच गई है। आईडीएफ चीफ ने कहा है कि उनकी सेना हमास के मिलिट्री सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी और जिसके वो बहुत करीब अब पहुंच भी चुके हैं। आईडीएफ पहले ही गाजा को 2 हिस्सों में बांट चुकी है और अब एक एक कर वो हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुट गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी ऐलान कर चुके हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, हमास के खिलाफ इजरायल की जंग रुकने नहीं वाली। इधर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेने का दावा कर दिया है और यह भी दावा किया है कि गाजा शहर के पश्चिमी हिस्से में ग्राउंड ऑपरेशन का अगला फेज अब शुरू हो गया है, जिसे गाजा में इजरायल की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से गाजा सिटी का पश्चिमी हिस्सा वो पहला इलाका बन गया है जहां इजरायल ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। मतलब ये कि इजरायल ने इस इलाके से हमास का नामो निशान मिटा दिया। इस इलाके में मौजूद हमास के सभी लड़ाके या तो मारे गए हैं या फिर बचे खुचे लड़ाके जान बचाकर दक्षिणी गाजा की ओर भाग निकले। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा कि गाजा सिटी के पश्चिमी हिस्से में हमास के सभी लड़ाकों और उनकी संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया गया। ब्रेक के बाद जारी रहेगी आज की ताजा खबर।
इजरायली राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत की आवाज काफी महत्वपूर्ण है। डन। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज होगा मतदान। नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगाया महादेव ऐप से फायदा उठाने का आरोप। न्यूज 18 के मंच पर कहा, जहां कांग्रेस सरकार वहां भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण ये हुआ। निज्जर विवाद में कनाडा को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टोक। कहा, भारत जांच के लिए तैयार, लेकिन कनाडा को आरोपों के समर्थन में देने होंगे सबूत। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने की महान फुटबॉलर डेविड बेकहम की मेजबानी। अंबानी परिवार ने मुंबई में अपने घर एंटीलिया में किया बेकहम का स्वागत। इजरायल के राष्ट्रपति ने अदा किया प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तनाव कम करने पर बनी सहमति के तुरंत बाद बाइडेन ने जिनपिंग को बताया तानाशाह। जम्मू कश्मीर की कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को घेरा। छठ के लिए दिल्ली से अपने घर जा रहे यात्रियों से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली स्टेशन पर जाकर लिया इंतजामों का जायजा। व्यवस्था इस बार पिछली बार से 3 गुने हुई है और लौटने के टाइम में भी डेली लाखों की संख्या में पैसेंजर्स ट्रैवल कर सके, उसकी व्यवस्था की गई है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम। 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगी खिताबी भिड़ंत। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज होगा मतदान। नक्सल प्रभावित इलाके में दोपहर 3 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगाया महादेव ऐप से फायदा उठाने का आरोप। न्यूज 18 के मंच पर कहा, जहां कांग्रेस सरकार वहां भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण ये हुआ। निज्जर विवाद में कनाडा को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारत जांच के लिए तैयार, लेकिन कनाडा को आरोपों के समर्थन में देने होंगे सबूत। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने की महान फुटबॉलर डेविड बेकहम की मेजबानी। अंबानी परिवार ने मुंबई में अपने घर इंटीरियर में किया बेकहम का स्वागत। इजरायल के राष्ट्रपति ने अदा किया प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तनाव कम करने पर बनी सहमति के तुरंत बाद बाइडेन ने जिनपिंग को बताया तानाशाह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को घेरा। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सुरक्षा बल ने लश्कर के 5 आतंकियों को घेर लिया है और दोनों तरफ से फायरिंग लगातार हो रही है। जानकारी की अगर माने तो सुरक्षा बल को कुलगाम के डीएचपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल ने पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके को इस वक्त घेर रखा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही मतदान हो सकेगा। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता वोटिंग करेंगे, अपने घरों से बाहर निकलेंगे। वो जो तस्वीर सामने आएगी वो भी न्यूज़ 18 इंडिया आपको सबसे पहले दिखाएगा। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर सिर्फ 3 बजे तक आज मतदान हो पाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की सारी यानी कि 230 विधानसभा सीटों पर आज ही मतदान होना है।
महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगाया महादेव ऐप से फायदा उठाने का आरोप। न्यूज 18 के मंच पर कहा, जहां कांग्रेस सरकार वहां भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण ये हुआ? निज्जर विवाद में कनाडा को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारत जांच के लिए तैयार, लेकिन कनाडा को आरोपों के समर्थन में देने होंगे सबूत। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने की महान फुटबॉलर डेविड बेकहम की मेजबानी। अंबानी परिवार ने मुंबई में अपने घर इंटीलिया में किया बेकहम का स्वागत। इजराइल के राष्ट्रपति ने अदा किया पीएम मोदी का शुक्रिया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तनाव कम करने पर बनी सहमति के तुरंत बाद बाइडेन ने जिनपिंग को बताया तानाशाह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को घेरा। छठ के लिए दिल्ली से अपने घर जा रहे यात्रियों से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली स्टेशन पर जाकर लिया इंतजामों का जायजा। व्यवस्था इस बार पिछली बार से 3 गुने हुई है और लौटने के टाइम में भी डेली लाखों की संख्या में पैसेंजर्स ट्रैवल कर सके, उसकी व्यवस्था की गई है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम। 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगी खिताबी भिड़ंत। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। इजरायल और हमास के बीच जंग से जुड़ी हुई उत्तरी गाजा का इंडोनेशियाई अस्पताल अब पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इसका मतलब ये कि अस्पताल में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। अस्पताल में सेवाएं पूरी तरह से बंद हो चुकी है और इसका दावा इंडोनेशियाई अस्पताल के डायरेक्टर ने खुद किया है। उनका दावा यह है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद पड़ा है, वहां कोई काम नहीं हो पा रहा और सभी सेवाएं बंद पड़ी हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि अस्पताल का मुख्य जनरेटर भी बंद हो गया है। ईरान ने हमास को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जंग में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने किया, जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने ऐन वक्त पर हमास का साथ छोड़ दिया। क्योंकि इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के पांव उखाड़ने का दावा किया। उसने हमास के कमांड सेंटर तक पर कब्जा कर लिया। हमास की संसद तक में इजरायल का झंडा फहरा दिया गया। यानी उत्तरी गाजा में धीरे धीरे हमास कमजोर पड़ने लगा और ऐसे वक्त में उसे ईरान की मदद की जरूरत थी। लेकिन ईरान ने ऐन वक्त पर हमास को धोखा दे दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने गाजा में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया और खामनेई की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी, जिसमें खामनेई ने हानिया से दो टूक बोल दिया था कि वो ईरान को इस जंग में न घसीटें और वो इस जंग में ईरान की सेना नहीं भेजेंगे। जबकि इस मुलाकात के बाद हमास को ईरान से और हथियार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान के ऐन वक्त पर मुकरने से हमास की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि ईरान 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजरायल के खिलाफ हमले बोल रहा है। यही नहीं, ईरान उसके खिलाफ बोल रहा है, यही नहीं, उसने इजरायल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी भी दी थी। लेकिन अचानक ईरान पलट गया, क्योंकि उसने गाजा की जंग से अपने हाथ पीछे खींच लिए और हमास को केवल राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के कुछ करीबी अधिकारियों ने किया। हमास चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी और खबर आई कि हमास चीफ ने इस दौरान ईरान से हथियार मांगे थे। लेकिन ईरान ने हमास चीफ को ऐसा झटका दिया कि उसे इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ आग उगल रहा है। उसने इजरायल को जंग के अलग अलग मोर्चे खुलने की धमकी भी दी। लेकिन जंग के 40 दिन बीतने के बाद खबर आई कि ईरान ने हमास को अकेला छोड़ दिया और तर्क दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ईरान को जानकारी नहीं दी थी। ईरान के अधिकारियों का यह दावा चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरान ने 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजरायल को निशाने पर लिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे हमास के इजरायल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बारे में पता ही नहीं था और इसीलिए हमास उसे जंग में न घसीटे। कम से कम ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों ने तो यही दावा किया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक खामनेई ने हमास चीफ से साफ साफ कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बारे में ईरान को कुछ नहीं बताया था, इसलिए ईरान उसकी तरफ से इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने साफ कर दिया कि वो इजरायल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। और इधर इजरायल ने दावा यह किया है कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में हमास के आतंकियों ने हथियार जमा कर रखे हैं और जिसका एक हिस्सा आईडीएफ ने बरामद कर लिया और दुनिया के सामने उसकी नुमाइश कर हमास की पोल खोल दी। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार शाम को आईडीएफ के जवान अल-शिफा अस्पताल में घुसे और तभी से सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी के दौरान इजरायली सेना को अस्पताल के कमरे से ऑटोमेटिक हथियार, ग्रेनेड, गोला बारूद और फ्लैग जैकेट बरामद हुई। כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בשעה זו באופן ממוקד במרחב בית החולים שיפא. אנחנו נכנסנו לפעולה הזאת אתמול בלילה. आईडीएफ को शक है कि अल-शिफा अस्पताल के एमआरआई सेंटर में हमास ने भारी संख्या में हथियार छिपा रखे थे, इसीलिए अब एमआरआई सेंटर की तलाशी में आईडीएफ की टीम जुट गई है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। इजरायल लेबनान बॉर्डर के नाकोरा पर जब न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची तो उन्हें अचानक धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी और तभी यूनिफिल यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के मुख्यालय पर सायरन बजने लगा। जानकारी के मुताबिक उनके दफ्तर के पास से ही धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। देखिए, हमारी मौजूदगी नाकोरा इलाके में है और एक के बाद एक 6 से 7 ब्लास्ट हुए हैं और उसके बाद यूनिफिल जो कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स का हेडक्वार्टर है, उसके पास किस तरह से सायरन की आवाज़ यहाँ पर गूंजती है। यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज़ एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर
हमले हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं स्मॉग फिलहाल दिखे, लेकिन ये सायरन इस बात का संकेत है कि यहाँ पर धमाके आसपास हो रहे हैं। हमारी मौजूदगी नाकोरा इलाके में है। नाकोरा, लेबुना, अलमशाब, आयतशाब, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ इजराइल ने एक बार फिर से अटैक किया है। और आप ये सायरन सुन सकते हैं कि कितना ये अलर्ट करने के लिए जो स्टाफ होता है वो सुरक्षित जगहों पर चला जाए। जबकि इससे पहले उसने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की थी। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर से पहले ईरान हमास के लड़ाकों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था और उसके पास इसके सबूत भी हैं। क्योंकि इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया कि उसे हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले जो गाजा के बाहर हमास के एक ट्रक में रखे कंप्यूटर में मौजूद थे। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान 7 अक्टूबर से पहले हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना चाहता था, जिसमें वो उन्हें हथियार बनाना भी सिखाने वाला था। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल पर हमला किया था उन्हें ट्रेनिंग ईरान में ही मिली। और इजराइल के इन दावों में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीना पहले ईरान में ट्रेनिंग ली थी। ये दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था और अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों ईरान से मिली थी। क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले सितंबर में ईरान में ट्रेनिंग ली थी, जिनकी संख्या 500 थी। और इन 500 लड़ाकों को हमास से ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों मिली थी। लेकिन जंग के 40 दिन बाद ईरान से जुड़ा ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी, क्योंकि नए दावे के मुताबिक ईरान को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पता ही नहीं था और अब तो वो हमास की तरफ से जंग लड़ने से भी इनकार कर रहा है, जो गाजा में चल रही भयंकर जंग के बीच हमास के लिए तगड़ा झटका है। माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पास ओमान की खाड़ी में अपना खतरनाक जंगी जहाज तैनात कर दिया, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से में हाहाकार मचा सकता है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक जहाज साइप्रस के पास तैनात कर दिया। तो वहीं अमेरिका का B-1 बॉम्बर तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए और ईरान को घेरने की तैयारी कर ली, क्योंकि ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती है। और इधर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमले गुरुवार को भी जारी रहे। गुरुवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त हमले किए और ये सभी हमले इजरायली सेना के उन ठिकानों पर किए गए जो लेबनान की सीमा से सटे हुए थे। इन हमलों में इजरायली सेना के कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 6 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिनमें से एक हमला इजराइल के हरामोन सैन्य बेस पर किया गया, जबकि दूसरा हमला कैरेंटीना हिल साइट पर किया गया। हिजबुल्लाह का तीसरा हमला इजराइल के स्टूला साइट पर हुआ और चौथा हमला जल अल अलाम साइट पर किया गया। हिजबुल्लाह ने गाजा पर इजराइल के हमले के अगले दिन से ही इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं, जो जंग के 1 महीने बाद अब भी जारी है। बड़ी खबर गाजा के अल-शिफा अस्पताल से जुड़ी हुई। हमास का दावा यह है कि अल-शिफा अस्पताल पर इजराइल की सेना का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। हमास का तो यहां तक दावा है कि आईडीएफ ने अल-शिफा अस्पताल को सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल ने अस्पताल को सैन्य बैरक में तब्दील कर दिया है। इजराइल कई बार यह आरोप लगा चुका है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल यानी कि अल-शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और इस अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के कई लड़ाके छिपे हो सकते हैं। इस्माइल हानिया के घर को निशाना बनाने से पहले इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी की, क्योंकि इस्माइल हानिया के घर पर हमला करना इतना भी आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि गाजा में हानिया के घर के आसपास का इलाका हमास का गढ़ है। मतलब ये कि इजराइल की सेना ने शेर की मांद में घुसकर हमला कर दिया। गाजा में अल-शिफा अस्पताल को घेरने के बाद से ही इजराइल की नजर इस्माइल हानिया के घर पर थी, क्योंकि इजराइल की सेना जल्द से जल्द हमास के टॉप नेताओं के खात्मे की कोशिश में जुटी है और उसके निशाने पर हमास के टॉप कमांडर भी हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में हमले शुरू करने के बाद वो हमास के 60 से ज्यादा कमांडरों को मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन उसकी कोशिश हमास की बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने की है। क्योंकि इजराइल का मानना है कि जब तक हमास के टॉप कमांडरों को ढेर नहीं किया जाएगा
तब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटाया जा सकता। और इसीलिए हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया भी इजराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर बताया जाता है। इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को उस पर हुए हमले में इस्माइल हानिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्माइल हानिया लंबे वक्त से इजराइल की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि उसने इजराइल को हमेशा बर्बाद करने का सपना देखा है। इजराइल का आरोप है कि इस्माइल हानिया ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह इस्माइल हानिया की गर्दन तक पहुंचा जा सके। इस्माइल हानिया को हमास का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1962 में इस्माइल हानिया का जन्म गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था, जो 1980 में इजराइल के खिलाफ आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरा था। 2006 में हुए चुनाव में हमास ने फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं, जिसके बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बना दिया था, और तभी से इस्माइल हानिया का हमास में दबदबा कायम है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो इस्माइल हानिया इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है, वो गाजा में रहता ही नहीं है। बताया जाता है कि वो कतर में बैठकर ही हमास के लड़ाकों को आदेश देता है। और जैसे ही इस्माइल हानिया से इशारा मिलता है, हमास के लड़ाके इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। इस वक्त हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है, और यही वजह रही कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां दिन रात इस्माइल हानिया की तलाश कर रही हैं। लेकिन कतर में छिपकर बैठे इस्माइल हानिया तक इजराइल नहीं पहुंच सका। हालांकि कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि हानिया को घेरने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ कतर पहुंचे थे। इसके बावजूद इस्माइल हानिया का सुराग नहीं मिला और उसके हाथ खाली रह गए। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रही इजराइल की सेना ने गाजा में इस्माइल हानिया के पुराने घर पर ही हमले कर उसे बर्बाद कर दिया। इजराइल की सेना ने साफ कह दिया कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। इधर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड भी इजराइल की सेना पर लगातार हमले कर रही है, और सुरंग के अंदर से हमले का एक वीडियो भी अल-कुद्स ने जारी कर दिया है। टनल के अंदर से फोन पर हमले का ऑर्डर मिलता है और फिर मोर्टार दाग दिए जाते हैं। इन सुरंगों के अंदर से आधुनिक हथियारों से लैस अल-कुद्स के लड़ाके इजराइल के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने सुरंग के अंदर बड़ा सैन्य ठिकाना बना रखा है, जिसमें मोर्टार समेत तमाम आधुनिक हथियार रखे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले तेर हरफा में जमकर बमबारी की है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से वहां का पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। इजराइल का दावा यह है कि इस हमले में हिजबुल्लाह को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।